बच्चे अपने पास चैप्टर है एटम्स। एटम हमने +1 के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था। जिस टाइम पे हमने मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करी थी मैंने तब भी कहा था कि हमारे पास अब जो चैप्टर चल रहे हैं वो एग्जैक्टली स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो हमारा +1 केमिस्ट्री में था उसी का पार्ट है। बस उसके अंदर अब हम फिजिक्स की फॉर्म में फोर्सेस पे ज्यादा बात कर रहे हैं, अदरवाइज तो सेम ही चल रहा है। हमने सेम पढ़ा था ड्यूल नेचर ऑफ एटम के अंदर जहां फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह पढ़ा था। अब सेम उसी तरीके से हम एटम के अंदर पढ़ेंगे। हम बहुत ज्यादा मतलब केमिस्ट्री वाली डेप्थ में नहीं जा रहे हैं कि उन बेसिकली मैं ऑर्बिटल्स के बारे में नहीं बताऊंगा सिर्फ, बाकी ऑलमोस्ट हम हर चीज पे जाएंगे। एटम और एटम के बाद फिर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई बेसिकली जो हमारा टॉपिक आएगा एटम के बाद वाला वो कुछ ऐसा आएगा जो हमने +1 के अंदर भी उस डेप्थ में नहीं पढ़ा। हमने सिर्फ पढ़ लिया था कि न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स है। यहां हम थोड़ा सा और उसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रोटॉन एग्जिस्ट कैसे कर रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं एटम से। देखो एटम के अंदर अपने को याद है सबसे पहले हमारे पास जब एटम कौन सा था, किसने डिस्कवर किया था? थॉमसन ने। प्लम पुडिंग मॉडल याद है ना? प्लम पुडिंग मॉडल में गड़बड़ क्या करी थी उन्होंने, क्या बोला था? उन्होंने ये कहा था ना प्लम पुडिंग की तरह या फिर अपना वाटरमेलन की तरह जो इतना भी रेड पार्ट है उसके अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव है जो सीड्स हैं वो नेगेटिव की तरह इंबेडेड है कहीं कहीं पे। और उसको काउंटर किसने किया था? मार्स्टन और गाइगर ने, जो हमारे रदरफोर्ड लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट हुआ था। उन दोनों ने मिलकर क्या किया था? मार्स्टन और गाइगर जो हमारे पास थे उन दोनों साइंटिस्ट ने बेसिकली उन दोनों ने मिलकर रदरफोर्ड की लैब में एक्सपेरिमेंट किया था। इस वजह से उस एक्सपेरिमेंट का नाम रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट था। उस रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट के अंदर भी वो गोल्डफॉयल नहीं यूज करी थी, बेसिकली अलॉय यूज किया था। और अगर हम सिर्फ बुकिश चले, जो मतलब अपने बुक्स के अकॉर्डिंगली हम यही बात करें कि नहीं सिर्फ गोल्ड फॉइल के हिसाब से भी चले, तो करा क्या था उन्होंने कि गोल्ड फॉइल थी, हाईली मेलेबल डक्टाइल होती है, उसको मारा 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 बहुत पतली शीट बनाई, इतनी पतली शीट की अप्रोक्सीमेटली 1000 एटम्स की एक लेयर रह गई है। उसको एक्सपोज किया अल्फा पार्टिकल्स के आगे। याद है सबको? गोल्ड फॉइल जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है यही किया गया था। अल्फा पार्टिकल के आगे जिस टाइम पे एक्सपोज किया तो वो जो अल्फा पार्टिकल थे वो आते हैं और जो एटम है उसके सेंटर से सबसे ज्यादा डेविएट होते हैं। यही कुछ था, है ना? ऐसे ही हो रहा था। मानो बच्चा ध्यान दो, ये बात समझ में आ रही? क्या करा था हमने कि जिस टाइम पे हमारे अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? डेविएट हो रहे हैं या स्कैटर हो रहे हैं। अब ये स्कैटरिंग एंगल क्या है? अगर हमारे पास अल्फा पार्टिकल आया यहां और ये न्यूक्लियस के जितना क्लोज होगा उतना ज्यादा डेविएशन आएगी। ऐसे ही रहेगा। अगर यहां पे एंगल है ये थीटा <180, क्या है? यहां से ये एग्जैक्टली उधर को बाउंस कर गया। सॉर्टेड है ये डायग्राम तो क्लियरली समझ में आ रहा है सबको हो क्या रहा है? जो एक बिल्कुल सेंटर में आएगा वो क्या करेगा? वो एज इट इज 180 पे बाउंस बैक कर जाएगा। जो जितना दूर जाएगा उतना कम डेविएशन के साथ जाएगा। ऐसे ही रहेगा। जो जितना दूर जाएगा उतना ही कम डेविएशन के साथ जाएगा। इस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ स्कैटरिंग। सॉर्टेड है। इसकी हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, हम सीधा सीधा याद रखेंगे। फॉर्मूला लिखो, n theta, that is number of alpha particles scattered per unit, is proportional to 1 by 4th power of sin of theta by 2। हाँ जी, हाँ जी, नहीं डेरिवेशन नहीं करनी ही नहीं है भी नहीं सिलेबस में। ये सीधा सीधा ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। n theta, that is number of alpha particles scattered per unit, is inversely proportional to 4th power of sin of theta by 2। और थीटा क्या है हमारे पास? एंगल ऑफ स्कैटरिंग। क्लियर है? अब यहां पर एक और चीज समझना बचे। देखो जब हमारे पास अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के क्लोज आएंगे, क्या कभी ऐसा होगा कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के साथ टकरा जाए? कभी भी नहीं होगा। अल्फा पार्टिकल क्या है? जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस क्या है? जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। रिपल्शन फोर्स आएगी। अब उस रिपल्शन में क्या होगा? जो हमारा बिल्कुल बिल्कुल सीधा सीधा सेंटर की तरफ भी आ रहा था वो एक मैक्सिमम किसी डिस्टेंस तक पहुंच सकता है। जो मैक्सिमम जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा वहां तक पहुंचेगा और उसके बाद बाउंस बैक कर जाएगा। इस डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं बच्चे आर नॉट से। इसको डिस्टेंस को क्या कहते हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। वो डिस्टेंस जो मैक्सिमम जहां तक कोई अल्फा पार्टिकल जितना क्लोजेस्ट किसी न्यूक्लियस के जा सकता था। तो आर नॉट क्या है हमारे पास? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एट द डिस्टेंस आर नॉट the kinetic energy of alpha particle is converted into electric potential energy। यही होगा। मैंने जितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ अल्फा पार्टिकल को भेजा था वो सारी वहां जाके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो रुक गया, अब वो वापस बाउंस बैक हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एक ऐसा डिस्टेंस है जो
जितना मैक्सिमम क्लोज कोई अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के जा सकता था। ठीक है, उसको उसका नाम हमने क्या रख दिया, आर नॉट। डन, ये बात समझ में आ गई है। अब चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटा, ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पता है ये सबको। हीलियम की तरह ट्रीट करते हैं हम अल्फा पार्टिकल को, उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर का। चार्ज ऑन न्यूक्लियस क्या रहेगा, Q2, Z टाइम्स ऑफ E। Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर। यही होता है न्यूक्लियस के पास कितना चार्ज होगा, न्यूक्लियस के पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इनटू चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन, और चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन इज एग्जैक्टली इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ प्लस माइनस का ही फर्क है ना। तो हमारे पास जो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है इट इज इक्वल टू Z टाइम्स E, वेयर Z इज एटॉमिक नंबर। किसी को इसमें दिक्कत? नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द डिस्टेंस आर नॉट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, अगर दो चार्जेस एक सर्टेन डिस्टेंस पे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का याद करो फॉर्मूला क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। यही था, यहां पे भी क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R, यही होता था, है ना। अगर मैं पोटेंशियल की बात करता हूं तो यही होता था कि ZE 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यही फॉर्मूला था हमारे पास, था कि नहीं। ये किसके लिए बचा, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या होता था, Q1 Q2। मैंने अभी जो फॉर्मूला बोल दिया था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का बोल दिया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R जो होता था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का था। पोटेंशियल क्या होता था, पोटेंशियल तो डिफाइन भी ऐसे ही करते हैं ना, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या था, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ गिवन चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो गिवन चार्ज के केस में जो यूनिट चार्ज वाली वैल्यू थी उसके साथ Q2 को मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो यहां पे हमारे पास जो ZE/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है उसको चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दिए। ये बात समझ में आ गई है बच्चा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट R नॉट इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल का फॉर्मूला ZE/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R नॉट इनटू ट्वाइस ऑफ E, ZE इनटू 2E/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R नॉट। डन है बच्चा, ये किसी को दिक्कत है इसमें, क्लियर है ये। अब एक बात बताओ, अभी हमने क्या बात करी कि अगर हमने अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस की तरफ बम्बार्ड किया था, न्यूक्लियस की तरफ भेजा था, किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ भेजा था, जब वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे पहुंच रहा है तो क्या हो रहा है, ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, सारा जितना मैक्सिमम क्लोज आ सकता था आ गया, और इस डिस्टेंस पे आके सारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी। तो इस सर्टेन डिस्टेंस पे जितनी इसकी पोटेंशियल है वो ऑन एन अकाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। तो मैं इस पोटेंशियल एनर्जी को जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इनटू 2E बाय R नॉट उसको हाफ mv स्क्वायर के साथ इक्वेट कर सकता हूं अल्फा पार्टिकल के। तो इक्वेट कर दो, हमारे पास क्या आया, काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू ZE टाइम्स 2E बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R नॉट। क्लियर है, ठीक है ना। तो यहां से R नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं, ZE इनटू 2E बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हाफ mv स्क्वायर। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है बच्चा, जो हमने अभी ये टॉपिक किया है इंपॉर्टेंट है पर बहुत ज्यादा आसान काम किया हमने, समझ में आई है ना। किसी चार्ज पार्टिकल को अगर हम न्यूक्लियस की तरफ भेज रहे हैं तो उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर इक्वल हो जाएंगे। हाँ जी, Z क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर, E क्या है, चार्ज। तो एटॉमिक नंबर इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, नहीं हुआ, यही हुआ ना, समझ में आया है। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है, मानो बच्चा पता चला हमने क्या किया। चलो इसके बाद आता है हमारा इंपैक्ट पैरामीटर। अब देखो इंपैक्ट पैरामीटर में क्या है, इट इज डिफाइंड एज, जो हमारे पास इंपैक्ट पैरामीटर है, इट इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस व्हेन द पार्टिकल इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम। ये क्या बात हुई, अब यहां समझो फिर से, वही गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, वही स्कैटरिंग वाला काम। यहां से ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है इधर, अब वो न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर पे था तो ये थोड़ा डिस्टेंस पे है तो रिपल्शन कम फील होगी, उधर को चला जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, बहुत क्लोज होता है तो ज्यादा होता, डिविएट होता। अगर यहां से जा रहा है तो इधर से जाते हुए डिविएट हुआ, क्यों, क्योंकि यहां से रिपल्शन फोर्स आई होगी, ये सबको पता है ऑलरेडी। गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग में वही स्कैटरिंग एंगल क्या था हमारे पास, थीटा, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। अब ये जो अल्फा पार्टिकल इनिशियली जब हमने इनिशिएट किया था न्यूक्लियस की तरफ, उस वक्त जो सेंट्रल लाइन है उससे कितने डिस्टेंस पर था, ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर। समझ में आई ये बात।
इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है हमारे पास कि अगर हम यहां पर, ये देखो, अगर हमारे पास यहां पर न्यूक्लियस है, कहां है इसके अंदर न्यूक्लियस, बिल्कुल सेंटर पे बना लेते हैं, ये रहा, ये हमारे पास न्यूक्लियस है जहां पे सारा पॉजिटिव चार्ज कंसेंट्रेटेड है, ठीक है। अब यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये क्या हुई है, सेंट्रल लाइन, ये सेंट्रल लाइन है। अब मैं अल्फा पार्टिकल को कहां भेज रहा हूं, अल्फा पार्टिकल को लेट अस अज्यूम मैं यहां से इनिशिएट कर रहा हूं। अगर वो ऐसे जा रहा है और वो न्यूक्लियस के इंपैक्ट वाले एरिया में जाएगा तो कैसे जाएगा बच्चे, इधर जाके रिपल्शन फील होएगी और वो कहीं इधर को निकल जाएगा, होगा कि नहीं ऐसे। तो ये जो एंगल है ये क्या है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो थीटा है। तो ये जो डिस्टेंस है, जितने डिस्टेंस पर हमने सेंट्रल लाइन से दूर अल्फा पार्टिकल को लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस किया था, वो जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं बच्चे, इंपैक्ट पैरामीटर। समझ में आ गई है। तो इंपैक्ट पैरामीटर क्या है हमारे पास, it is defined as the perpendicular distance of initial velocity vector of the alpha particle from the central line of the nucleus when the particle is far away from the nucleus of the atom। क्लियर है। फॉर्मूला लिखो बच्चे इसका, b is equal to 1/4 pi epsilon naught z e square cot theta by 2 divided by e, where e is half mv square। क्लियर है। इसकी डेरिवेशंस नहीं है हमारे पास, इसके सीधा सीधा फॉर्मूलाज हैं, ये लिखते चलना, अपने साथ के साथ फॉर्मूला शीट बनाते चलो। क्लियर है। तो फिर ये रेडियस के इक्वल ही नहीं होगा, रेडियस के इक्वल कैसे हुआ बेटा, अगर मतलब एटम का रेडियस इतना, न्यूक्लियस का रेडियस, हाँ मतलब इसके रेडियस के अंदर से कोई डेविएशन हुई नहीं, ऐसा नहीं है ना। देखो न्यूक्लियस इतना छोटा है, उसके आसपास तक फोर्स आ रही है ना, तो उसका इंपैक्ट आ रहा है, उसका रेडियस कैसे हुआ। अगर न्यूक्लियस के बीच में बहुत छोटा सा है तो एक बात बताओ, क्या इसके बाहर न्यूक्लियस का इंपैक्ट नहीं है ना। तो इंपैक्ट पैरामीटर तो वहां तक है ना जहां तक उसका इंपैक्ट हो रहा है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का इंपैक्ट तो पूरे एटम पे है वैसे तो, लेकिन यह है कि पूरे एटम पे उतना प्रोनाउंस्ड नहीं रहेगा, उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। जितना न्यूक्लियस के क्लोज आएगा उतना डेविएशन ज्यादा कराएगा। तो हम यहाँ इंपैक्ट पैरामीटर हर किसी जगह के लिए अलग बनाते जाएंगे, ठीक है। तो वो थीटा के साथ तभी रिलेट करेगा ना। यहाँ पे अगर तुम इस फॉर्मूला के अंदर देखोगे तो ये थीटा के साथ रिलेट क्यों कर रहा है इंपैक्ट पैरामीटर, क्योंकि जैसे जैसे बी कम होता जाएगा वैसे वैसे थीटा ज्यादा होता जाएगा। क्लियर है। अब हमारे पास आते हैं बच्चे, देखो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स का कंसेप्ट अपने को पता है क्या था। ऑर्बिट्स बेसिकली वो 3 डायमेंशन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। यही वाला था ऑर्बिट और ऑर्बिटल का कंसेप्ट। ऑर्बिटल वाली डेफिनेशन बोलिए वैसे, क्योंकि अभी हमें पता है कि ऑर्बिट्स नहीं थे, बेसिकली ऑर्बिटल्स होते हैं। लेकिन हम इनिशियली ना बोहर मॉडल ऑफ एटम की तरह ही ट्रीट करेंगे और हम यहाँ पे ऑर्बिटल्स पे ना जाके ऑर्बिट्स पे रह रहे हैं। और अगर ऑर्बिटल्स पे भी जा रहे हैं तो एस ब्लॉक के हिसाब से चलेंगे कि स्फेरिकल शेप वाले के लिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है, तो अगर कोई चीज किसी चीज के आसपास घूम रही है तो वहां पे घूमते हुए के पास सेंट्रीपिटल फोर्स होनी चाहिए। ऑब्वियस ही बात है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर मोशन में है तो उस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में रखने के लिए जो मिनिमम कंडीशन होती है क्या होती है कि भाई वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स होनी चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी तो वो कोई चीज गोल घूम ही नहीं पाएगी। अब उस सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई कॉज होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप तो नहीं आ रही, कोई रीजन होना चाहिए। अगर मैं यहां पर किसी चीज को पकड़ के घुमाता हूं तो अगर मैं उसे, जब तक मैं इसे पकड़ के रखूंगा तब तक ये गोल घूम रहा है, और मैं इसे हर बार अपने हाथ की तरफ खींच रहा हूं, है ना। एक्चुअली यही होता है ना, हम हर बार इसको टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स लगा रहे होते हैं हाथ से, तो ये गोल घूम रहा है। अगर मैं ये बात कर रहा हूं कि एटम न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है तो वहां पे फिर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा होगा, न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है। तो जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को टुवर्ड्स द सेंटर हमेशा खींच रहा होगा। तो जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को जिस फोर्स से खींच रहा होगा उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। होती है कि नहीं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ये इक्वल होनी चाहिए। बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r, r क्या हो गया, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। और जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, लेट अस अज्यूम ये हाइड्रोजन का केस अगर मैं ले रहा हूं, किसका केस ले रहा हूं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर न्यूक्लियस के पास भी चार्ज E है और इलेक्ट्रॉन के पास भी चार्ज E है।
तो फॉर्मूला क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहां पे Q1 और Q2 की वैल्यू क्या क्या डलेगी, E एंड E। किसी को इसमें दिक्कत है? ठीक है ना। तो हमारे पास R की वैल्यू अगर मैं निकालूं रीअरेंज करके, तो अपने पास R क्या आ गया, E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv²। ये आया कि नहीं, है ना, ये समझ में आया ना। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिर्फ हमने क्या किया, यहां से अगर मुझे R की वैल्यू निकालनी है, यहां से R स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो R की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv²। पता चला। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं बच्चे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूं, ताकि ये जो वैल्यू बन गई है, ये वैल्यू क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी, है ना। इसको डायरेक्टली मैं K की टर्म्स में लिख दूं, तो हमारे पास K की वैल्यू क्या होती है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी में हाफ, अब देखो यहां से अगर मैं K की वैल्यू R की टर्म्स में निकालूं तो क्या निकल रहा है, देखो मैं इसको लिख सकता हूं R इज इक्वल टू E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 की जगह 8 लिख दूं अभी से, और ये क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी बना के नहीं। और इस K की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूं तो क्या निकला, E स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। किसी को दिक्कत, ये बात समझ में आ गई है, K की वैल्यू कैसे आई है? हाँ जी आर्यन, पक्का, अश्मित बच्चा पता चल रहा है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास K की वैल्यू क्या आ गई है बच्चे, अपने पास E स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसका फॉर्मूला क्या था, अभी हमने डिराइव किया था पीछे। अगर पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारे पास रिलेशन आया था सीधा सीधा, वो किसकी टर्म्स में था, जब हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा तो वो हमारे पास सीधा सीधा क्या आ रहा था बच्चा, Z टाइम्स E इंटू 2E बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये किसके लिए था, जब अपने पास अल्फा पार्टिकल था। अब अल्फा पार्टिकल ना हो कि अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है तो क्या आएगा, E इंटू E बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R नॉट का R नॉट बनेगा कि नहीं, यही बनेगा, E इंटू E बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, है ना। बेटा एक बात बताओ ना, अगर मेरे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मान लो ये लो ऐसे, इसका डिस्टेंस कितना है R, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है E, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस कितना है E, इन केस ऑफ हाइड्रोजन दोनों पे रहेगा। तो एक बात बताओ, इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R होता है कि नहीं, यही किया है। बात समझ में आ गई है। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, नेगेटिव के साथ। क्यों नेगेटिव के साथ, क्योंकि अगर इनफाइनाइट पे जाएगा, हम क्या कहते हैं, जितना दूर जाता जाएगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी उसकी घटती जानी चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। जितना वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से दूर जाता जाएगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं, या बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए। जितना जितना पोटेंशियल, ऐसे ही होता है बेटा, अगर हम अर्थ के सरफेस के हिसाब से भी ले, जितना अर्थ के सरफेस से तुम दूर जाते जाते हो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। सेम न्यूक्लियस के केस में होगा, अगर मैं जितना ऊपर जाता जाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी, मतलब न्यूक्लियस से जितना इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाएगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, होनी चाहिए ये। अब एक बात बताओ, लेकिन अगर इन्फिनिटी पे ले गया, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर, अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या, जीरो। तो अगर वो बढ़कर जीरो हो रही है तो यहां पर क्या होनी चाहिए फिर, नेगेटिव, क्योंकि वो अब नेगेटिव नंबर लाइन पे चल रहा है। समझ में आ रही है ना बात। तो यहां पे जो वैल्यू मैग्नीट्यूड में ज्यादा है, ऊपर जाते जाते मैग्नीट्यूड वाइज कम होते होते जीरो पे पहुंच रही है वो। समझ में आई है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी को हम किस में लेते हैं, नेगेटिव में। ठीक है ना, पता चल गई ये बात, यश बच्चे। हाँ जी, हाँ दोनों आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नेगेटिव से फर्क पड़ गया ना। हाँ ये क्लियर है, ये बात समझ में आई है बच्चा। अब काइनेटिक हमारे पास क्या आ गई, E स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। पोटेंशियल एनर्जी आ गई E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो टोटल एनर्जी क्या आएगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दोनों को प्लस कर देते हैं, है ना। तो क्या आएगा, E स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। बेटा 8 कैसे आया था, यहां से काइनेटिक एनर्जी जब हमने निकाली थी, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके नहीं रीअरेंज किया था हमने। बेटा एक बात बताओ ना, हमने जिस टाइम पे R की वैल्यू निकाली क्या किया था, सेंट्रीपिटल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इक्वेट किया। सेंट्रीपिटल mv स्क्वायर बाय R था, R से स्क्वायर कटाइए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, R से R कटा, रीअरेंज किया, ये बना।
जो mv स्क्वायर डिनोमिनेटर में आया था उसको मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ये बन गया काइनेटिक एनर्जी। k लिखा, रीअरेंज किया तो k की वैल्यू डायरेक्ट आ गई। क्लियर है ये बात? ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस मिल गई हमें। अब आता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये पता चल गया बच्चे, ये सारे फॉर्मूलाज ना तुम्हें आते होने चाहिए, इन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल बनेगा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा याद है? अब जरा बताओ, एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या था? जिसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड शेल में चला जाएगा और फिर वहां से वापस आएगा एनर्जी रेडिएट करता हुआ, रिलीज करता हुआ। तो वो क्या करेगा, जब वो एक्साइटेड शेल में गया और वहां से एनर्जी रिलीज कर रहा है, उसे क्या कहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा। और अगर किसी केस में वो सिर्फ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, हम एमिशन वाली बात नहीं कर रहे हैं, उस लाइट जो हमारे पास आ रही है उसके किसी हिस्से को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उस वक्त जितना भी एक्साइटेड होगा सिर्फ वो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, है ना। एमिशन में क्या हो रहा है कि जो हमारा एक्साइटेड सब्सटेंस है जिसको भी हम अंडर कंसिडरेशन रख रहे हैं वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन उसमें ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में जा चुका है, वहां से वापस नीचे आते हुए एनर्जी रिलीज करता है, तो जो हमें मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके सिर्फ ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये क्लियर है? और इनमें जब हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों के लिए ही है। तो अगर मैं एब्जॉर्प्शन मतलब अभी एमिशन वाला एग्जांपल लेके चलता हूं कि हमारे पास जो एटम है वो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड शेल में चला गया है, अब वहां से वो क्या आएगा, वो एनर्जी रेडिएट करेगा, ग्राउंड स्टेट पे आएगा वापस। अगर वो कहां चला गया, वो यहां से इससे अपना एक्साइटेड शेल में ऊपर चला गया, और इन शेल्स के नाम क्या थे, लीमेन, बाल्मर, पैस्कन, ब्रैकेट, पीफंड और हम्फी, यही था। तो यहां से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला गया तो अब वहां से वो नीचे अलग अलग तरीके से आ सकता था। याद है ये +1 में हमने जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में किया था। और जब वो नीचे आएगा तो नीचे आते हुए एनर्जी रेडिएट करेगा, अब वो जो एनर्जी छोड़ेगा, रेडिएट करेगा, उस एनर्जी की जो वेवलेंथ होगी, जो एनर्जी निकल रही है, उस वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था, 1/λ इज इक्वल टू r टाइम्स z स्क्वायर इंटू 1/ni माइनस 1/n2, या n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। r हमारे पास क्या होता है बच्चा, रेडबर्ग कांस्टेंट, z क्या हुआ, एटॉमिक नंबर, n1 आ गया हमारा इनिशियल और n2 आ गया फाइनल। क्लियर है? लेमन के लिए n1 की वैल्यू 1 होती है लेमन सीरीज के लिए, बाल्मर के लिए n1 की वैल्यू 2, पैस्कन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4 और पीफंड के लिए 5, 96500। बाकी हम इसमें अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग उसे डालते हैं, उसके हिसाब से जो यूनिट यूज कर रहे हो वो गिवन होती भी है, तुम्हें याद भी रखनी है। हाँ, मोस्टली लेमडा निकालते हुए 96500 से, हाँ वो रिलेट वही करती है फैराडे कांस्टेंट वाली। क्लियर है? अब देखो इसके बाद आता है हमारे पास बचा, ये क्या था, एमवीआर, एंगुलर मोमेंटम। अब अगर इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है तो वहां पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा, और इन्हीं के इस कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बेसिस पर ही हमने शेल डिसाइड करी थी कि फर्स्ट शेल के अंदर रेडियस कैसे फाइनलाइज हुआ था। याद है पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम, कि भाई उसे कैसे पता चल रहा था कितने कितने डिस्टेंस पर जो ऑर्बिट सेटल होते जाएंगे, ऐसे कैसे पता इतने ही रेडियस पे जाके ऑर्बिट बनेगा, तो वो यहीं से पता चला था जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, दैट mvr मस्ट बी इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। क्लियर है? और n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, और उसके रिस्पेक्ट में r की वैल्यू हम निकालते जाएंगे। क्लियर है? प्लैंक कांस्टेंट 2 कांस्टेंट है, पाई अपने को पता है, ठीक है ना। h हमारे पास यहाँ क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। क्लियर है ये? ठीक बात है बच्चे, फॉर्मूलाज लिखते चलना, साथ में लिस्ट बनाते रहना। अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -2π² mk² z² e⁴/n² इंटू h²। ये क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ये जो है इसके अंदर ध्यान से देखो, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m कांस्टेंट, z कांस्टेंट, e कांस्टेंट, है ना, k कांस्टेंट, ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है, h कांस्टेंट, सिर्फ n वेरिएबल है। तो इन सारों की वैल्यू डाल के तुम्हें डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है। इसकी आगे जाके मैंने एक फॉर्मूला शीट बनाई भी हुई है, वो भी मैं दिखाता हूं, वहां से भी कॉपी कर लेंगे, लेकिन ये वाला भी फिलहाल याद रखना है, E = -13.6 z²/n²। z बेसिकली मैंने जैसे बोला था कि कांस्टेंट क्यों, एटॉमिक नंबर है, तो वो
अलग अलग एटम के लिए अलग अलग वैल्यू पोजेस करेगा, इसलिए वो Z2/n² की टर्म में रखा। हाइड्रोजन होता तो 1 होता, हीलियम होता तो 2 डालते, ठीक है ना। तो Z क्या है, एटॉमिक नंबर, n क्या है, nth ऑर्बिट जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालते हैं। किसी को परेशानी इसमें? नेगेटिव में बच्चा से फिर वो ये टोटल एनर्जी हमारी क्या निकली थी जब हमने पोटेंशियल और काइनेटिक की निकाली थी वैल्यू, टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में थी कि नहीं, वहीं से। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई है। इसके बाद हमारे पास है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम एंड मास। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम एंड मास। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड तो 1/2mp², 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² और p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू के। ये हमने 9th क्लास में शुरू करा था, ये वाला रिलेशन निकाला मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का, है ना। अब लेमडा क्या होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमारे पास क्या थी, लेमडा इज इक्वल टू h/p या h/mv, यही था ना। ये आई कहां से थी, यहां से देखो, E इज इक्वल टू mc², E इज इक्वल टू h न्यू, दोनों होते हैं फॉर्मूला, दोनों को इक्वेट कर दें। न्यू को लिख सकते हैं 1/t या फिर c/लैम्डा, तो E इज इक्वल टू hc/लैम्डा इज इक्वल टू mc², लैम्डा इज इक्वल टू h/mc। mc हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, है ना। तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आती है, h/mv या h/p, है ना। इसी को मैं h/p भी लिख सकता हूं। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ थी हमारे पास। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ के अंदर अगर मैं मोमेंटम वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मोमेंटम की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2m के, डाल दो ये वैल्यू, तो हमारे पास लैम्डा आ गया बच्चा h/2m के अंडर द रूट। क्लियर है, किसी बच्चे को इसमें परेशानी है ना, सीधा सीधा रिलेशन है, पर ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये रिलेशन ये फॉर्मुलाज में लग जाएगा। इसी के बेसिस पे ये बीच में बच्चे न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट है ये वाला न्यूमेरिकल, तभी मैंने इसमें ऐड भी किया हुआ है। An electron and alpha particle have the same de Broglie wavelength associated with them. How are their kinetic energy related? तो सीधा सीधा E के इक्वल टू p²/2m, लेमडा की वैल्यू डल गई h/2m E के, है ना। और जो हमारे पास अपना अल्फा पार्टिकल आएगा उसके केस में हम अल्फा लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, रेशियोज लेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल का रेशियो हमें पता है, वहां से हमारे पास काइनेटिक एनर्जीज का रिलेशन निकल आता है जो भी अपना रिक्वायर्ड होता है। ये न्यूमेरिकल जो बीच बीच में है सारे अटेम्प्ट करने, हम अलग से एक पूरा दिन रखेंगे इसके डाउट सेशंस का, ठीक है। तो हर बच्चे को लेकिन जो नोट्स के बीच में न्यूमेरिकल आते जा रहे हैं थोड़े बहुत, वो करते चल रहा है। अब आता है बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम जो हमने अभी तक किया ना, वही कहानी फिर से रिपीट हो रही है, तो एक तरह से रिकैप मिलेगा अभी तक जो हुआ उसका। देखो क्या है बच्चा, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल थी, z टाइम्स e इंटू e/r², k ze²/r। k क्या है हमारा, पूरा जो मैंने कांस्टेंट का नाम रख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। k क्या है 1/4πε0, तो mv²/r इज इक्वल टू k z e²/r², mvr इज इक्वल टू nh/2π, n की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है। यही हमने अभी तक किया था सारा। रेडियाई ऑफ बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट्स, अब ये भी पता है अपने को एक और, ये एमिशन स्पेक्टर और एब्जॉर्प्शन स्पेक्टर वाली जो हमने बात करी थी कि भाई अगर एक शेल से दूसरी शेल पे अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, तो एनर्जी रिलीज करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, एंड दैट रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन बाय h न्यू, व्हिच इज द डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स, यही रहेगा। फिर रेडियाई के लिए हमने क्या किया था, mvr इज इक्वल टू nh/2π और v की वैल्यू nh/mr2π, mv²/r इज इक्वल टू, ये हम क्या कर रहे हैं, mv²/r वही सेंट्रीपिटल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इक्वेट किया, m/r nh/mr2π का स्क्वायर इज इक्वल टू kz e²/r²। सिंप्लीफाई करके जो कट गया कर करा के रेडियस की वैल्यू क्या निकली, n² h² 4π² mkze²। घुमा फिरा के अगर देखो सारा कुछ तो कांस्टेंट है, फिर से सिर्फ एक n को छोड़ दो, h कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m कांस्टेंट, z कांस्टेंट, मतलब k कांस्टेंट। z हमारे पास क्या होगा, एटम के लिए हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए 1 और ऐसे करके एटॉमिक नंबर, e कांस्टेंट। तो सारों को अगर मैं एक सर्टेन एटम के लिए ले लूं तो z की भी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, तो सारा कुछ कांस्टेंट है सिर्फ n को छोड़ के। दैट मींस रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², आया कि नहीं। और उस सारे कांस्टेंट को मिला जुला के मैं क्या लिख लेता हूं,
r डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स r1। सारे कांस्टेंट का नाम क्या रख लिया, r1, क्योंकि जब मैं z की वैल्यू 1 डाल दूं, n की वैल्यू 1 डाल दूं, तो सारा जो ये r बनेगा ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आ जाएगा। क्लियर है? r1 क्या है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, n क्या है, nth ऑर्बिट, r डैश क्या है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ये रिलेशन याद रखना है, कोई बच्चा जिसको ना पता चला, पक्का? डेरिवेशन एग्जाम में देखो ऐसा है, चांसेस बहुत कम होती हैं इस चैप्टर से डेरिवेशन की, बट कर लेना, छोड़ना नहीं है। बहुत सीधा सा है, किसी भी लेवल पे अगर जो कुछ स्टेप वाइज न्यूमेरिकल या कंसेप्चुअल बना के दिया जाता है तो गड़बड़ हो जाएगी, तो करके रखना भाई। इसमें एक और चीज देखो, हमारे पास क्या है, ये एक फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लो बच्चे। इसका मैंने क्वेश्चन देखा था, ये मे बी 2 साल पहले एक सैंपल पेपर में, सीबीएसई सैंपल पेपर के अंदर ये क्वेश्चन डायरेक्ट था, और जेई के अंदर भी क्वेश्चन आता है इस टाइप का। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। व्हेन इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड टू n2 ऑर्बिट फ्रॉम n1, द नंबर ऑफ रेडिएशंस व्हेन इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड स्टेट n1 इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो। ये क्या है, नंबर ऑफ रेडिएशन व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम n2 टू n1 इज इक्वल टू n2 minus n1 टाइम्स n2 minus n1 plus 1 डिवाइडेड बाय 2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना है। ये क्या है, नंबर ऑफ रेडिएशंस का जब किसी एक्साइटेड शेल से ग्राउंड शेल पे इलेक्ट्रॉन आके फॉल करता है। क्लियर है बच्चे? किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? ठीक है। अब आता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। देखो वेलोसिटी के लिए हम क्या करें, r की वैल्यू अभी हमने निकाली kz(e²/mv², जो ऑलरेडी पहले भी किया ही था। अभी r की वैल्यू nh/2πmv है ना, r की वैल्यू nh/2πmv दोनों निकली है, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। रेडियस की वैल्यूज को इक्वेट किया, वहां से v की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं? बात समझ में आई है? क्या किया हमने? हाँ जी, किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? हमने क्या किया है, हमारे पास देखो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमने रेडियस की वैल्यू निकाली थी kze²/mv², इस फॉर्म में निकाली थी। रेडियस की वैल्यू nh/2πmv भी निकाली थी जब हमने वो एंगुलर मोमेंटम के साथ कंपेयर किया था। दोनों रेडियस की वैल्यू से दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, v, तो v को क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करके डायरेक्टली v की वैल्यू 2πkze²/nh आया कि नहीं? अब यहाँ पे भी देखो, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, k कांस्टेंट, e कांस्टेंट, h कांस्टेंट, z/n रह गया। अगर एटम गिवन एटॉमिक नंबर भी डाल दे तो z भी फिक्स आ जाएगा फिर तो सीधा सीधा वेलोसिटी जो है वो n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? जितना ज्यादा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा उतनी उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। क्लियर है? ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम इस टाइप का कब पढ़ा था पता है? कब? कैप्लर्स लॉ के अंदर। याद है कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में जो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट था, हमने क्या कहा था, जब वो इलिप्टिकल ऑर्डर में प्लैनेट घूमता है सन के अराउंड, तो जितना जब वो क्लोज होता है तो तेज जाता है, और जब वो दूर होता है तो स्लो जाता है, और एरिया स्वेप्ट कांस्टेंट रहता है। तो इसके अंदर भी उसी टाइप का केस हुआ, जितना वो दूर वाले ऑर्बिट में होगा उतना स्लो घूमेगा, जितना क्लोज होगा उतना तेज घूमेगा। क्लियर है? वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। अब देखो बेटा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है kze²/nhr। ये कहां से आया अपने पास? देखो फ्रीक्वेंसी होती क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है बेसिकली हमारे पास ना। और अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय 2πr। क्यों? टाइम क्या होता है? अगर मैं टाइम का फॉर्मूला निकालूं तो क्या आएगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, है ना। रेसिप्रोकल कर दो, वेलोसिटी बाय डिस्टेंस क्या आ गया, हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। वेलोसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी ये वाली सारी, तो कर आगे हमारे पास फ्रीक्वेंसी मिली कि नहीं? पता चला है? फ्रीक्वेंसी कहीं और से नहीं आई है। जो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, सीधा सीधा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, उसका रेसिप्रोकल कर दिया और वेलोसिटी की जो ये वैल्यू थी उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। डिस्टेंस क्या होगा, 2πr, सर्कमफ्रेंस जो होगा हमारे पास ऑर्बिट का। पता चला ये? पक्का? इसके बाद आता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर मॉडल। v इज इक्वल टू c बाय 137 इंटू जेड बाई एन, क्योंकि सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू डाल दिए। डायरेक्ट याद रख लो बच्चे इसे। z क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ nth ऑर्बिट, v की वैल्यू आ गई 7.3 इंटू 10⁻³ cz बाय n। क्लियर है? इसी के साथ हमारा थ्योरेटिकली ये पूरा एटम्स खत्म हो जाता है। इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे एक बार वापस से रिकैप लेके, फिर डाउट सेशन रखेंगे। ठीक है?